बिगेस्ट ब्रिटिश मर्चेंट शिप देश कनाडा के सेप्ट एल से रवाना हुई, जो महीनों की यात्रा पूरी करके जाने वाले थी देश जापान के कावासाकी में। इस मर्चेंट शिप में मौजूद था 15 लाख टन से ज्यादा लौह अयस्क आयरन ओर। शिप जुलाई सन 1980 में रवाना हुई थी कनाडा से। 8 से 9 सितंबर के बीच कैप्टन ने जापान के बंदरगाह से कांटेक्ट किया, पर रात के वक्त बंदरगाह से कांटेक्ट टूट गया। दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, पर शिप ना कभी बंदरगाह पर पहुंचा, ना उसमें मौजूद 44 लोगों का कुछ भी पता चल सका। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। शिप कहाँ गया, समंदर खा गया या फिर आसमान निगल गया, किसी को कुछ पता नहीं। ये शिप था MV डार्विशायर। The sinking of the MV Derbyshire, destruction of the Derbyshire, the largest British ship ever lost at sea. Loss of the Derbyshire and her 44 passengers and crew. The Derbyshire was one of the biggest ships ever built, but in September 1980, September 8th, 1980. Derbyshire on the 9th of September 1980. MV Derbyshire is passing through the Western Pacific en route to Japan. यह शिप MV डार्विशायर हमें वक्त में ले चलता है करीब 45 साल पहले, जुलाई सन 1980 को देश कनाडा के सेप्ट एल के बंदरगाह पर, जहां आज MV डार्विसन जापान जाने की तैयारी कर रहा है। इसमें लोड किया जा रहा है आयरन ओर। यह शिप अपने टाइम का ब्रिटेन का सबसे बड़ा शिप माना जाता था, जिसे लॉन्च किया गया था सन 1975 के अंत में। जून 1976 में ब्रिटेन के सेवा के लिए उतारा गया, जिसकी लंबाई थी 294.2 मीटर, जबकि बीम था 31.6 मीटर। ब्रिटेन को सेवा देते हुए करीब 4 साल कंप्लीट हो चुके थे। वक्त आ चुका है सन 1980 का, जो एक लंबी यात्रा की तैयारी कर रहा है, जो यात्रा इसकी आखिरी होगी। शिप में 42 क्रू मेंबर के साथ 2 क्रू मेंबर की वाइफ थी, मतलब शिप में रहेंगे पूरे 44 लोग। आयरन ओर के लोड हो जाने के बाद, जिसका वजन 1,57,044 टन के करीब था, मीन्स 15 करोड़ किलोग्राम भार जितना, जिसे लोड होने में हफ्तों का समय लग गया। आखिर में जुलाई सन 1980 के लास्ट में शिप यात्रा शुरू की जापान के लिए। शिप लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय समंदर में गुजारकर साउथ अफ्रीका से होते हुए मडागास्कर को पार करके इंटर किया इंडियन ओशियन में। आगे देश मलेशिया से होते हुए सिंगापुर के करीब से शिप इंटर किया साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में इंटर करने के बाद देश फिलिप्स के टेरिटरी को पार करने के बाद जापान के बंदरगाह से कांटेक्ट किया। इस टाइम समय हो रहा है 8 सितंबर सन 1980 का। दोपहर के वक्त चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। जापान के कोस्ट गार्ड ने बताया, कैप्टन ने किसी भी प्रॉब्लम का कोई जिक्र नहीं किया था उस टाइम। शाम के 4 बजे तक डार्विशायर शिप जापान के रूट की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन बाहर आकर शाम के वक्त आगे के रूट को देखे, जहां उन्होंने पाया मौसम तो अब तक ठीक है, पर पहले से थोड़ा चेंजेज आया है। आसमान पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इस तरह मौसम बदलता देख कैप्टन को समझने में जरा भी देरी नहीं हुई कि आगे चलकर मौसम खराब होने वाला है। वक्त के साथ साथ समंदर की लहरें बड़ी होने लगी। उसी टाइम कावासाकी के बंदरगाह से कैप्टन को सतर्क किया गया कि आगे मौसम कुछ ठीक नहीं है। उस पॉइंट को भी लोकेटेड किया गया जहां से तूफान का मेन पॉइंट है, इसलिए जितना हो सकेगा शिप को उस पॉइंट से दूर रखा जाए। बदलते मौसम के साथ सभी क्रू मेंबर अपने अपने काम पर लग गए। जैसा कि मैंने बताया, शिप में करीब 1.5 लाख टन आयरन ओर लोडेड है। इसका वजन इतना ज्यादा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पूरे शिप का वजन 2 टाइटैनिक के वजन के बराबर था। अगले 1 घंटे बाद कैप्टन ने देखा मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। लहरें कई फीट ऊंची हो गए, जो शिप के लिए बिल्कुल सही नहीं था। पर यहाँ जानने की जरूरत है, इस शिप में जितना भी लौह अयस्क लोडेड है, सभी पैक है पूरी तरह से। अंदर पानी की एक बूंद नहीं जा सकती थी। अगर लहरें इतनी भी बड़ी हो गई तो शिप को ढक दे, इसके बावजूद भी शिप नहीं डूबेगा। जब बंदरगाह से तूफान का डाटा आया तो पता चला 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थंडर स्टॉर्म समंदर के काफी बड़े एरिया को कवर किया हुआ है। पर यहाँ ये जानना सबसे जरूरी है कि शिप को किस डायरेक्शन में ले जाया जाए, ताकि तूफान का उस पर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। पहले तो कैप्टन ने प्लान किया तूफान के रुकने तक शिप की स्पीड कम कर देनी चाहिए या फिर रोक देनी चाहिए। पर जिस जगह शिप मौजूद था वहाँ समंदर की गहराई काफी ज्यादा थी। शिप को रोका नहीं जा सकता था किसी भी हालत में, इसलिए प्लान किया गया ये तूफान के पूर्व साइड से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तूफान एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। समंदर के तूफान का इस्तेमाल करके आसानी से जापान की तरफ बढ़ जाएंगे। तूफान के करीब पहुंचने से पहले सारे हेचेज को बंद कर दिया गया, ताकि पानी की एक बूंद भी अंदर न जा सके। अंधेरा होते होते तूफान अपना असली रूप दिखाने लगा। लहरें शिप को कभी राइट की तरफ ढकेल रही थी तो कभी लेफ्ट साइड। हवाएं 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा थी, जबकि समुद्र की लहरें ऊंची हो चुकी थी करीब 7 से 8 मीटर। अब समय आ चुका था शिप को राइट की तरफ टर्न करने का।
जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था हवाओं की स्पीड बढ़ती हुई दिखाई पड़ी, जो 80 था अब पहुंच चुका है 100 किलोमीटर पर आवर पर। ऐसे मौसम में सामने की विजिबिलिटी बिल्कुल कम थी, सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि समुद्र की लहरें कितनी ऊंची हैं। 8 सितंबर सन 1980 के दिन तक जहाज तूफान के अंदर बड़े मुश्किल से अपनी यात्रा कंप्लीट कर रहा था। इस टाइम रात का समय हो चुका था, बज रहे थे रात के 1, मतलब टाइम हो चुका है 9 सितंबर सन 1980 का। मौसम जब और भी खराब होने लगा तो कैप्टन कावासाकी के बंदरगाह से कांटेक्ट किए। उन्हें खराब मौसम की सारी जानकारी दी कि शिप नॉर्मल से ज्यादा मूव कर रहा है, जो कंटेनर शिप के लिए बिल्कुल सही नहीं था। शिप पर एक पल खड़े रहना मुश्किल था। प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं थी कि एक और समस्या का पता चला। कैप्टन ने देखा कि सामने समंदर की लहरों की ऊंचाई है काफी ज्यादा, जिसके टक्कर के बाद पानी आ रहा था शिप के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई नॉर्मल शिप नहीं थी, इसके सारे हैचेज बंद थे। पूरी तरह पानी से ढकने के बाद भी ये नहीं डूबेगा। जो शिप की ताकत थी वही आगे चलकर बनेगी इसकी कमजोरी। ऐसा होने के आधे घंटे बाद शिप का ऊपरी फ्रेम टूट गया, पानी आने लगा अंदर। वाटर का प्रेशर इतना ज्यादा था, वह एक डिब्बे से दूसरे से तीसरे धीरे धीरे भरने लगा पूरे शिप में। कैप्टन जिस प्रॉब्लम से चिंतित थे आखिर में वही हुआ। अगले कुछ ही सेकेंडों में शिप समंदर की आगोश में सो गया। इस टाइम शिप किस पॉइंट पर मौजूद था इसका भी पता नहीं चल सका। यह हादसा इतनी जल्दी हुआ कि उनके पास समय ही नहीं मिला कि वे जापान के बंदरगाह तक मेडे का कॉल कर पाते। रात खत्म हो गया, सुबह हुई। सुबह के वक्त बंदरगाह की तरफ से जब कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई, पर शिप दोबारा से कभी भी कांटेक्ट में नहीं आया। जैसा कि खराब मौसम था, इसलिए जब 5 दिनों बाद भी शिप वापस नहीं आई तो 15 सितंबर सन 1980 के सुबह जापानीज कोस्ट गार्ड जापान से लेकर साउथ चाइना सी के बीच शिप तथा उसमें मौजूद 44 लोगों की तलाश की। रेस्क्यू मिशन हेलीकॉप्टर तथा कई सारे शिप से लगभग 6 दिनों तक चला। समंदर के चप्पे चप्पे को ढूंढा गया, पर उस पॉइंट को नहीं ढूंढ सके जहां पर शिप डूबी थी। उन 44 लोगों के साथ डर्विसायर शिप के साथ क्या हुआ, लोगों के लिए बन गई एक मिस्ट्री। 6 दिनों बाद भी जब शिप को नहीं ढूंढा जा सका, शिप का कोई भी नामो निशान नहीं मिला, तो उसे खोया हुआ घोषित कर दिया गया। जैसा कि यह शिप ब्रिटेन का था, पर यह उनके लिए ढूंढना बहुत ही जरूरी है। अगर शिप का नुकसान मैनेज भी कर लें तो उन फैमिली को क्या जवाब देंगे जिनके 44 लोग मौजूद थे शिप में। क्रू मेंबर के फैमिली की तरफ से दबाव बढ़ने लगा। शिप को इस तरह लापता घोषित नहीं किया जा सकता। जापान के कावासाकी कंट्रोलर से शिप के बारे में जानकारी निकाली गई। जैसा कि जापानीज कोस्ट गार्ड 6 दिनों तक लापता शिप की तलाश किए थे, पर वह नहीं मिला, इसलिए दोबारा से कोई रेस्क्यू मिशन नहीं चलाया गया। पर यह पता करना अभी भी जरूरी था आखिर हादसे के बाद शिप किस पॉइंट पर थी समंदर में, क्योंकि समुद्र दिखने में जितना छोटा लगता है उतना है नहीं। इस विशाल समंदर में शिप को अंदाजे से ढूंढना आसान नहीं होगा। शिप डूबने के सही लोकेशन का पता लगाते लगाते 6 साल गुजर गए, मगर सही पॉइंट का पता अभी तक नहीं चल सका। वक्त आ चुका था सन 1986 का, लेकिन हादसे के 1.5 महीने बाद मिलने की उम्मीद जगी थी, जब जहाज की एक लाइफ बोट को एक जापानीज टैंकर ने देखा। उस एरिया की जाँच शुरू हुई, पर फिर भी शिप को ढूंढा नहीं जा सका। पर जांच अगले 6 से 7 सालों तक जारी थी। यह काम एक्सपीरियंस रिसर्चर को सौंपा गया, जिनमें से एक वे भी थे जिन्होंने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढा था। पर जैसे जैसे समय गुजर रहा था, डर्विसायर शिप की खोज को सीरियस लेना बंद कर दिया गया। लोगों ने उम्मीद खो दी थी, अब उस शिप को नहीं ढूंढा जा सकता। पर सन 1986 में डर्विसायर शिप की सिस्टर शिप कवलिन ब्रिज डर्विसायर की तरह आयरलैंड के तट पर खो गया था, पर उसे 1 हफ्ते के अंदर ही ढूंढ लिया गया। इस शिप के मिलने के बाद डर्विसायर शिप पर मौजूद क्रू मेंबर के फैमिली वालों की तरफ से दोबारा से मांग आई डर्विसायर को भी दोबारा ढूंढा जाए। दूसरे डिजास्टर के बाद डर्विसायर के इन्वेस्टिगेशन पर और भी जोर दिए जाने लगा। एक्सपीरियंस ओशियन एक्सप्लोरर को मिशन में जोड़ा गया। उन्होंने शुरू से ओशियन एक्सप्लोरेशन शुरू की, जहां छोटे छोटे बात का भी अच्छी तरह से ध्यान रखा गया। शिप से जब आखिरी बार कांटेक्ट टूटा था तो शिप थी कहाँ, तथा समंदर के खत्म होने के बाद शिप कितनी दूर जा सकती थी, तथा शिप के होने की उम्मीद कहाँ सबसे ज्यादा है। आखिर में एक ऐसे पॉइंट की कल्पना की गई जहां अभी तक कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं गई थी, जिसकी गहराई थी करीब 4 किलोमीटर। सन 1986 में जब डर्विसायर को दोबारा से ढूंढने की मांग की गई, तब से करीब 8 साल लग गए नए नए पॉइंट को ढूंढने में, जहां शिप के होने की संभावना होती थी सबसे ज्यादा। फिलहाल वक्त आ चुका था सन 1984 का। अब तक टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी थी। इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सप्लोरेशन में रोबोटिक मशीन, जो कई सारे कैमरे से लैस थी, समंदर के करीब 4 किलोमीटर नीचे उतारा गया। नीचे जाने के बाद समंदर के नीचे शिप के कई सारे पार्ट दिखे, जो करीब 1.3 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैले हुए थे। ये वही कैमरे से लैस रोबोटिक मशीन थे जिन्होंने टाइटैनिक को ढूंढने में मदद की थी। रोबोटिक मशीन को बाहर से ओशियन एक्सप्लोरर ऑपरेट करते थे,
उन्होंने उस पूरे एरिया की तस्वीरें ली जहां देखने को मिला शिप की कंडीशन बहुत खराब है, जगह जगह से फट चुका है, जैसे काफी फोर्स के साथ दबाया गया हो। क्योंकि इन्हीं तस्वीरों की वजह से शिप के डूबने का रीजन पता चलेगा। यह रीजन इतना बड़ा होगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अगले 40 दिनों से अधिक समय तक बिगेस्ट ब्रिटिश मर्चेंट शिप के बिखरे हुए पार्ट की तस्वीरें ली गयी, पर उन तस्वीरों से डूबने का रीजन पता करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि शिप को डूबे हुए हो चुके थे पूरे 14 साल से ज्यादा। शिप लगभग 200 से ज्यादा टुकड़ों में बिखर चुका था, जिसकी गुत्थी और भी उलझ गई, क्योंकि अगर शिप पानी भरने से डूबा होता तो शिप की ऐसी कंडीशन होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। शिप के इतने सारे टुकड़े देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे शिप को बम से उड़ा दिया गया हो। मिली तस्वीरों से अनुमान लगाया गया सबसे पहले शिप के सामने वाले भाग पर दबाव पड़ा होगा। वाटर प्रेशर इतना बढ़ गया कि शिप बीच से ब्लास्ट कर गया, पर अभी भी डिजास्टर का मेन रीजन सामने नहीं आ सका। जैसा कि मैंने बताया, ओशियन एक्सप्लोरर ने करीब 40 दिनों तक कई सारी तस्वीरें ली थी जो आगे चलकर हादसे की गुत्थी सुलझाने में हेल्प करेगी। अगला सबसे चैलेंजिंग टास्क था सारे इमेज को आपस में जोड़कर शिप के सामने वाले हिस्से का स्ट्रक्चर बनाया जाए हूबहू वैसा ही जैसा था वह हादसे के पहले। एक एक तस्वीर को आपस में जोड़ा गया, जोड़कर जो तस्वीर उनके सामने आई उसे देखकर सारी गुत्थी सुलझ गई। शिप के सामने वाले हिस्से में एक ऐसी जगह थी जहां पर दिख रहा था काफी बड़ा सुराख। ये सुराख था हैचेज के पास, जिसके नीचे स्टोरेज था काफी बड़ा स्पेस। शायद से उस हैचेज को सही से बंद नहीं किया गया होगा, इसलिए जब लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि पानी आने लगा शिप पर, तो उसी सुराख से पानी लगभग आधे घंटे तक खाली स्पेस में स्टोर होता रहा। इसलिए मैंने आपको बताया जब खराब मौसम की जानकारी मिली थी उसके आधे घंटे बाद कैप्टन ने देखा सिर्फ सामने की तरफ नॉर्मल से ज्यादा झुक रहा है। इसी वजह से पानी की लहरें आसानी से आ रही थी शिप के ऊपर। स्टोरेज पानी से भर गया तो वहाँ पर दबाव इतना ज्यादा हुआ कि पिछले स्पेस में लोहे की टीन को तोड़कर पानी भरने लगा। इसी तरह एक से दूसरे से तीसरे में पानी भर गया और फिर जहाज झुक गया आगे की तरफ। शिप में 15 करोड़ किलोग्राम भार जितना आयरन ओर लोडेड था। इसी वजह से जब शिप का सामने वाला हिस्सा आगे की तरफ झुका तो बीच में इतना ज्यादा दबाव बढ़ा कि शिप बीच से ही फट गया और आखिर में जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, शिप डूब गया समंदर की आगोश में। पर जब ओशियन एक्सप्लोरर के सामने ये थ्योरी रखी गई तो कुछ लोग इसे मानने से इनकार कर रहे थे। उन्हें भी विश्वास था भले ही शिप डूबने का ये रीजन ना हो, मगर शिप डूबने का रीजन कहीं न कहीं इसी तरह के सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहा है। जांच जब और आगे बढ़ी तो शिप के फ्रंट वाले हिस्से में छोटे छोटे वेंटिलेटर पाइप के टूटे हुए कवर मिले, जो शिप के डूबने के पिछले 2 दिन पहले फ्रिक्शन की वजह से फट गया था, जहां से पानी जाने लगा अंदर। साथ ही साथ तूफान वाले दिन पहले हैच के ऊपर बने होल से पानी जाने लगा तो शिप में पानी भरने की स्पीड और भी बढ़ गई। सामने का हिस्सा समंदर में डूबने के बाद सैकड़ों टन पानी कुछ ही सेकंडों में अंदर भर गया। जैसे जहाज डूबने लगा, दूसरा फिर तीसरा हैच फेल हो गया। जैसे जहाज डूबा, पानी के बढ़ते दबाव के कारण जहाज मुड़ा और फटने के कारण टूट गया। आखिर में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में निष्कर्ष निकला जहाज स्ट्रक्चर फेलियर की वजह से डूबा, ना कि किसी क्रू मेंबर की लापरवाही से। इस तरह क्रू मेंबर को हादसे का रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया। पर आगे चलकर कई सारे शिप डिजास्टर हुए हैं जिसमें सारी गलती कैप्टन तथा क्रू मेंबर को दी गई, क्योंकि इस हादसे के 20 साल बाद सितंबर के मंथ 2000 में ही फुली लोडेड शिप निकला था समंदर की सैर पर बीच रास्ते में शिप की टक्कर एक बड़े से चट्टान से हुई, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।